हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ब्यूटी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग अठनेरी कविता के सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। बट इसे स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने अठनेरी कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले चैप्टर को डिटेल में समझ लीजिए। मैंने बहुत ही इजी वे से विथ 3D एनिमेशन से समझाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे, अगर आप पोएम का समरी नहीं चाहते तो आंसर को समझना और लिखना दोनों ही आपके लिए ही मुश्किल होगा। इसलिए पहले समरी फिर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है कि जो छायावाद होती है उसकी एक खास विशेषता क्या होती है। जो मन के अंदर की भावनाएं हैं वो बाहरी दुनिया से सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाता है। कविता के किन किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्टि होती है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है कि कविता में एक ऐसा कौन कौन सा लाइन है जिसे आपको पढ़कर लग रहा है कि जो अंतर्मन की भावनाएं हैं, जो मन की भावनाएं हैं, उसे बाहरी दुनिया से तालमेल किया गया है, कंपैरिजन किया गया है उसके थ्रू। मतलब बाहरी दुनिया के नेचर हो गया या फिर मनुष्य से मन की भावनाओं को जोड़कर बताया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। तो क्या क्या लाइन है देखते हैं। कहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही वसंत ऋतु आता है, फागुन का महीना आता है तो घर घर भर जाता है। मतलब फूलों की खुशबुओं से घर घर भर जाता है। इसका मतलब कवि ये बताना चाहते हैं कि फागुन महीना का इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट आता है कि लोगों का मन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो भी काफी उत्साहित एंड जोशीले हो जाते हैं। अगली पंक्ति है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब उड़ने के लिए जो आसमान में तुम पर कर देते हो, मतलब एक पंख दे देते हो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि फागुन महीने में जो चारों तरफ की हरियाली होती है, फूल पौधे, जो चिड़ियों की चहकना होती है, वो इतनी ही मधुर होती है कि लोगों का मन भी काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो भी काफी ज्यादा खुद को अच्छा फील करने लग जाते हैं और उन्हें आसमान में उड़ जाने को मन करता है चिड़ियों के जैसे ही। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो फागुन की सुंदरता से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहे थे। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, फागुन का मौसम तथा उसका दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं हरे तो कहीं लाल पत्ते लगे हैं और फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट ही नहीं रही है। तो यहाँ पर उत्तर में बताया जा रहा है कि फागुन का महीना और उसका जो दृश्य होता है इतना ही मनमोहक होता है कि उससे नजर ही नहीं हट पाती है। चारों ओर का वातावरण बहुत ही ज्यादा स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों में रंग बिरंगे पत्ते लगे रहते हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुक्त कर लेती है। इसी कारण कवि का आंख फागुन की सुंदरता से हट ही नहीं रही थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारी कविता है अटनी रही है, उसमें जो प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किया गया है वो किन किन रूपों में किया गया है, वो यहाँ पर हमें उत्तर में बताना है। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता अटनी रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन ऋतु के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक प्रभाव का चित्रण किया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फूलों और फलों से भर गए हैं। हवा सुगंधित हो उठी है और प्रकृति के कण कण में सौंदर्य व्याप्त हो गया है। खेत खलिहान, बाग बगीचे, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा चौक चौराहों में फागुन का उल्लास सहज रूप से दिखाई देता है। तो अब उत्तर में बताया जा रहा है कि इस कविता में फागुन ऋतु के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। वो क्या क्या चित्रण किए गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ गए हैं, फूलों और फलों से भर गए हैं, हवा सुगंधित हो उठती है कब, फागुन की ऋतु में, और प्रकृति के कण कण में सौंदर्य व्याप्त हो जाता है और चारों तरफ की जो प्रकृति होती है, जो वातावरण होती है, वो इतनी ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है कि मन मोहित हो जाता है। जो खेत खलिहान होते हैं ये इस समय फागुन के समय में लहलहा उठते हैं। बाग बगीचों में काफी सारे रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं और पशु पक्षी तथा जो चौक चौराहे होते हैं वो भी फागुन महीने के उल्लास में दिखाई देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो क्या कारण है जिससे
बाकी ऋतुओं से फागुन भिन्न होता है? ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फागुन में सर्वत्र मादकता और उल्लास छाया रहता है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते, फूलों और फलों से भर जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है और आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। पंछियों के झुंड आकाश में विचरण करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और जीव जंतुओं में भी उल्लास भर जाता है। इस प्रकार फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तब उत्तर में बताया जा रहा है कि जो फागुन ऋतु होते हैं उस समय सर्वत्र मादकता मतलब सबसे ज्यादा आनंददायक मनमोहक होता है और उल्लास और खुशी छाया रहता है चारों तरफ। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है और जो प्राकृतिक शोभा होती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य होती है, वो अपने चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधे में नए पत्ते आ जाते हैं, फूल और फलों से भर जाते हैं पेड़ पौधे, हवा सुगंधित हो जाती है और आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। पंछियों के झुंड आकाश में विचरण करते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पंछियों के झुंड होते हैं, जिस तरह से आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से पंछियों के झुंड आकाश में विचरण कर रहे हैं, मतलब झुंड में उड़ रहे हैं। बाग बगीचों और जीव जंतु में भी उल्लास भर जाता है और जो बाग बगीचे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा खुशी भर जाती है क्योंकि इस समय में जीव जंतु को भी कई प्रकार के कंदमूल मिलते हैं और चारों तरफ उल्लास भर जाता है और चारों तरफ का वातावरण पूरा उल्लास से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। लोग भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं, जोशीले होते हैं, उत्साहित होते हैं। इस प्रकार से फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं से भिन्न है और इन्हीं कारणों की वजह से जो फागुन का सौंदर्य है वो बाकी ऋतुओं से अलग है, भिन्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। ये जो हमारी कविता है अटनी रही है, उसके आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की हमें यहाँ पर विशेषता बतानी है। हमारा उत्तर हो जाएगा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो जो हमारे निराला जी हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि है, ये याद रखिएगा, ठीक है। छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है कि प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण और उनकी कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो छायावादी होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि जो अंतर्मन की भावनाएं होती है, जो मन की आपकी भावनाएं होती है, उसे प्राकृतिक या फिर मनुष्य से तुलना करके सामंजस्य मिला के उसे प्रकट करना, तो ये छायावाद की एक विशेषता होती है। तो ये चीज उनके कविताओं में, इनकी कविताओं में, निराला जी की कविताओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उत्साह, अटनी रही, ये दोनों कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण और मानवीकरण हुआ है। तो इन दोनों ही कविता में हम देखते हैं कि जो प्रकृति का सजीव चित्रण है वो मानवीकरण से हुआ है। जैसे कि उत्साह कविता में हमने देखा था, तो जो निराला जी थे वो बादल के जरिए लोगों के मन में उत्साह जगाना चाहते थे, वो क्रांति की भावना जगाना चाहते थे। और अटनेरी कविता में निराला जी ये बताना चाहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी ज्यादा मनमोहक होती है कि लोग भी उस समय काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार से निराला जी मन की जो भावनाएं होती है वो प्रकृति से सामंजस्य मिला के, तालमेल मिला के अपनी कविताओं में चित्रण करते हैं। काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। निराला जी की कविताओं में गीतात्मक भावमयता, अलंकार योजना और संगीतमयता विद्यमान है। उनकी भाषा एक ओर संस्कृतनिष्ठ, समासिक और अलंकारित है, तो दूसरी ओर तत्सम एवं ग्रामीण शब्दों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। अतुकांत शैली में रचित उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता और मोहकता विद्यमान है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावनीय है। तो आगे बताया जा रहा है कि जो निराला जी के काव्य होते हैं वो उनके दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति पक्ष और एक अभिव्यक्ति पक्ष, मतलब भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष होते हैं। जो उनकी कविताएं होती है उसमें आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा, कहीं सांस्कृतिक रहेगा, अलंकार भी यहाँ पर कभी कभी आपको दिखने मिलेगा, गीतात्मक होता है मतलब लयबद्धता भी होती है उनकी कविताओं में, और उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर, जैसे कि हमने उत्साह में देखा था कि वो बादल के जरिए लोगों के अंदर क्रांति लाने की भावनाएं जागृत कर रहे थे। और मादकता, तो हमने इस कविता में भी देखा है कि कवि किस तरह से फागुन महीने की जो सुंदरताएं होती है वो अपने मन की भावनाओं को यहाँ पर वो बताते हैं इस कविता में। और उनकी जो भाषा होती है काफी ज्यादा सरल, सहज और सुबोध और प्रभावमयी होती है, और उनकी जो भाषाएं होती है काफी सहज और सरल होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं
उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है होली के समय जो आसपास में आपके प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है कि होली के समय क्या-क्या प्रकृति में बदलाव आते, परिवर्तन होती है। तो उत्तर है कि होली का त्योहार फाल्गुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है, मतलब काफी ज्यादा सुगंधित हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो जो होली का त्योहार होता है वो फागुन के महीने में होता है, और हमने ये पढ़ा था कि फागुन के महीने में चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली छाई जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, बाग बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। और ये जो हमारा होली है वो रंगों का त्योहार होता है। तो चारों तरफ रंग बिखरी रहती है, और जो हमारा प्रकृति है वो भी रंगीन बनी रहती है अपने इस फागुन के महीने में। तो इसी प्रकार से आप भी अपने आसपास की प्रकृति में जो भी परिवर्तन होती है, जो भी बदलाव आपको दिखाई देती है होली के समय, वो आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 10 हिंदी के सभी चैप्टर के 3D एनिमेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड उसके प्रश्न अभ्यास सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बीच के एनसीईआरटी आइकन को क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।